वेलकम स्टूडेंट्स। अभी जो आज हम डिस्कशन करेंगे हम जो है इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी। इंडियन पॉलिटी की हम PYQ एनालिसिस कर रहे थे एंड PYQ एनालिसिस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। स्टार्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने क्या क्या देखा था, what exactly we did it. The first part that we had looked upon was which one of the we have just discussed exactly फेडरलिज्म होता क्या है, राइट। एंड जब हमें फेडरलिज्म के बारे में पता लगा तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर आंसर 1 को कैसे मार्क किया था, काफ़ी एक्सप्लेन करा कैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ पावर में आई, मतलब इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ। अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करा, ठीक है। कैसे डिफर कर रहा है, रिजिड सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम क्या होता है, कमिटेड जुडिशरी क्या होती है एग्जैक्टली, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से हम क्या समझते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के हमारा ये ऑप्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाला ऑप्शन कैसे गलत हो गया। जब हमने यूज़ करा टर्म लिबर्टी तो लिबर्टी से हमने क्या समझा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आ गए थे इंडियन 2020 का हमारा क्वेश्चन था पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब हमारा फेडरलिज्म को हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, फिर हमने समझा कि एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्या। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करी कि भाई गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को कौन रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें, और हम एक कन्फ्यूज़न पे आ गए थे हम कि यूपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। लेकिन जब हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 तो कहता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और एक जुडिशियल रिव्यू की डिमांड कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है ना, तो इसी वजह से नीदर 1 and 2 करा। हमने डिफाइन करा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी अगर लॉ बनाती है तो वो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही है या फिर कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट फ्रेम कर रही है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली थी। फिर इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर दोबारा से सेम क्वेश्चन, फेडरलिज्म क्या है एग्जैक्टली हम डिफाइन कर चुके थे। फेडरेटिंग यूनिट्स जो है, फेडरेटिंग यूनिट्स को हमने बताया कि एग्जैक्टली फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है, स्टेट्स। यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था नेशन और स्टेट का, ठीक है, गवर्नमेंट और स्टेट का। एग्जैक्टली इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारा हो गया था। तो फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या है, वो हमने यहाँ पे देखा कि भाई कैसा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें कहीं पर भी ऐसे डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का लिया, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कैसे है, क्यों है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। हमने इसमें 2 आर्टिकल देखे, 164 क्लोज 2 देखा और 75 क्लोज 3 देखा कि 75 क्लोज 3 कैसे स्टेट रिलेटेड आर्टिकल है और कैसे 164 क्लोज 2 जो है वो यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है, कैसे ये आपस में लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम आए थे तो हमने देखा था कि सेम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो वही दोनों आर्टिकल्स को उठा के हमने इसको सॉल्व करा। सबसे प्रॉब्लम जब हमारा ऑप्शन नंबर 1 and 2 हम टिक कर चुके थे, लेकिन जब हमारा ऑप्शन नंबर 3 आया वो कैसे गलत हुआ था कि भाई कैबिनेट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट। तो हमने बताया था कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है। अगर यहाँ पे कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर आ जाता तो हम फिर भी इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आया है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट को हेड नहीं करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री में। तो ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमारे पास आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया है, लेकिन डिफ़र कैसे कर रहा है। वो जो डिफ़र वाले पॉइंट्स थे उनको कंसिडरेशन में लेके हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था, देखा था एग्जैक्टली इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों आपस में डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद हमने डिफाइन करा टर्म स्टेट को, राइट,
कि स्टेट एग्जैक्टली होती क्या है, स्टेट के कौन से वो 4 एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में होने चाहिए, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा। उसमें हमने पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, ये सारी चीज़ें देखी। आज हम ये जो वर्ड है ना सॉवरेन नेशन को क्या एग्जैक्टली जो ये वर्ड है सॉवरेन, इससे हम क्या समझते हैं, इसको डिटेल में और समझेंगे। लाइक कल हमने बता ही दिया था कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वर्ड है। पॉपुलेशन क्या है, टेरिटरी क्या है, वेल डिफाइंड बाउंड्री, गवर्नमेंट क्या है, भाई जो रूल सेट करे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे चीज़ों को, है ना, एक कहीं पर भी कोई भी क्योस सोसाइटी में क्रिएट ना हो। तो हाँ, आई गेस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीएम्बल टॉपिक से लिए गए हैं, राइट। ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीएम्बल टॉपिक से लिए गए हैं। और आई गेस ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 में आया था कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था जब हमने इसको जब हमारा 26 जनवरी 1950 था, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था, ठीक है। इनेक्ट और अडॉप्ट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जब इनेक्ट हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था, तब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, राइट। तो हम बात करते हैं जब 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उस टाइम पे हमारे प्रीएम्बल में सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे हुए थे। जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हमें उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स देखने को मिलते थे। वो 3 वर्ड क्या थे, या तो वो सॉवरेन था, या वो डेमोक्रेटिक था, या वो रिपब्लिक था। ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे ओरिजिनली। प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड्स लिखे हुए थे। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमें सिर्फ ये 3 वर्ड्स देखने को मिले। तो ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला लास्ट ऑप्शन है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक भी था, सॉवरेन भी था। लेकिन ये जो दोनों वर्ड है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कौन से वर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात करी गई है 26 जनवरी 1950 की, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, है ना, क्योंकि ये जो दोनों वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, अभी इन दोनों वर्ड्स के मतलब भी डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है। प्रीएम्बल जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रीएम्बल क्या है ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, मैं पहले बता दूं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो ये वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुई, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1976 में, तो उसके तहत ये दोनों वर्ड्स ऐड कर दिए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ओरिजिनली ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन ये दोनों वर्ड्स बाद में ऐड कर दिए गए। तो अभी जो है वो डिस्कस करते हैं, लाइक कि एग्जैक्टली प्रीएम्बल जो ये वर्ड है, इस प्रीएम्बल वर्ड से हम क्या समझते हैं, राइट। सबसे पहले प्रीएम्बल को डिफाइन करते हैं। तो जब हमने प्रीएम्बल को डिफाइन करना चाहा, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने एक बुक उठाई, तो बुक का एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, प्रीफेज जिसे हम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग उसे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन एक पेज होता है प्रीफेज, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। कंपलसरी नहीं है ये प्रीएम्बल, जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन, यूके है, यूएसए है, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये जरूरी नहीं है कि सबके प्रीएम्बल भी हों। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है तो हमने एक प्रीएम्बल रखा है, एक इंट्रोडक्टरी पेज है, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मेंशन्ड है, राइट। तो प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीएम्बल के बारे में, अभी शायद क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला ऐसा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेंस में तो काफ़ी बार आया है। ये जो प्रीएम्बल है ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। आपके साथ कोई भी वायलेशन होता है और आप देखते हो कि ये मेरे प्रीएम्बल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करा, भाई मेरे प्रीएम्बल में तो ये चीज़ दे रखी थी, तो प्रीएम्बल के बेसिस पे
आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, प्रियम्बल को रेफर किया जा सकता है जब कोई इंटरप्रिटेशन करना हो, तो प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है। तो बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि ये जो प्रियम्बल है ये सिर्फ एक डेकोरेटिव पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका कोई यूज तो है नहीं ऐसा। तो ये क्या है, ये एक डेकोरेटिव पार्ट है या फिर ऑर्नामेंटल, एक सिंपल ऑर्नामेंट है जिसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, प्रियम्बल के अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से समरी दी हुई है। ठीक है, अब प्रियम्बल के अंदर काफी सारी चीजें हैं। प्रियम्बल के अंदर हमें जो हमारे इंडियन लोग हैं उनकी आइडियल्स और एस्पिरेशंस देखने को मिलती है। प्रियम्बल के अंदर हमें आइडियल्स एंड एस्पिरेशन देखने को मिलती है, एस्पिरेशंस देखने को मिलती है ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये आइडियल्स और एस्पिरेशंस हैं क्या क्या? अगर हम एस्पिरेशंस की बात करें, ठीक है, तो वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो ये कुछ एस्पिरेशंस हैं। आइडियल्स की बात करें तो वो हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर, इन्हीं दोनों वर्ड्स के बारे में हमने बताया कि यही दोनों वर्ड्स जो हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 हुआ था उसमें इन दोनों वर्ड्स को ऐड करा गया था। इसीलिए मैंने इनको पहले ही बता दिया कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया और सॉवरेन। तो ये 3 वर्ड्स तो ओरिजिनली मेंशन्ड ही थे यहाँ पे, और ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो बाद में आके ऐड ऑन कर दिए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, शायद देखते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है। प्रियम्बल, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब होगा क्या, इसको अब हम डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली जो ये वर्ड्स हैं कि भाई सॉवरेन का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है और रिपब्लिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इन वर्ड्स को देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। देखो इसका आंसर तो ये हो गया, हमें पता लग गया कि वही कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 वर्ड मेंशन थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन्हीं वर्ड से कि भाई इन पर्टिकुलर वर्ड्स का मतलब क्या है। अगर हम कोई भी वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझते हैं? सॉवरेन को तो हम ऑलरेडी पहले भी कल भी पढ़ा था कि सॉवरेन का बेसिक मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन रिपब्लिक हमने नहीं पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं रिपब्लिक से। रिपब्लिक का क्या मतलब है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो जब हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक की, रिपब्लिक जो है, जब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप रिपब्लिक को डिफाइन करो, ये जो वर्ड है पर्टिकुलर रिपब्लिक, इससे आप क्या समझते हो? ये एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे हमारी जो आम जनता है वो सुप्रीम है। इवन जो हेड है स्टेट का, इस पूरी कंट्री का जो हेड है वो भी हेरिडेटरी नहीं है, उसको हमारे आम जनता ही इलेक्ट करती है। अब इलेक्शन, जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, जो ये इलेक्शन का प्रोसीजर है, इट कुड बी डायरेक्ट, जैसे हम हमारे जो हैं मिनिस्टर्स को चुनते हैं, और इट कुड बी इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट जैसे प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे आम जनता सुप्रीम है, सारी जो पावर है वो आम जनता के पास है। इवन जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको भी आम जनता ही इलेक्ट करती है। द प्रोसेस कुड बी डायरेक्ट और प्रोसेस कुड बी इनडायरेक्ट, इससे मतलब नहीं है।
और ये जो प्रेसिडेंट होगा ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश से आया है, या फिर प्रेसिडेंट मतलब मेरा हेड ऑफ स्टेट, ये जो हेड ऑफ स्टेट होगा ये ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे देश से आ गया। इट इज़ लाइक समथिंग, ये जो प्रेसिडेंट होगा ये भी हमारे बीच में से ही कोई होगा। अब प्रोसीजर क्या है वो तो प्रेसिडेंट को जब डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे रेफर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये जो प्रेसिडेंट है तो ये आम जनता में से ही इंडिया का ही सिटीजन है। अब सिटीजन कैसे भी लिया हो, कैसे सिटीजनशिप इसने कैसे भी एक्वायर करी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन है तो इंडियन का सिटीजन ही, है तो हमारे बीच में से ही। तो ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक का बेसिक मतलब समझ में आया कि आम जनता सुप्रीम है, हेड ऑफ द स्टेट तक को भी हम ही इलेक्ट करते हैं, वो हेरिडेटरी नेचर में नहीं है। इलेक्शन का मेथड कुड बी डायरेक्ट और कुड बी इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, ये जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं ये सारे हेरिडेटरी नहीं है नेचर में, ये सारे हेरिडेटरी नहीं है नेचर में। ये सारे जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं ये हर सिटीजन के लिए ओपन है, हर सिटीजन जाके पब्लिक ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकता है। लाइक एट प्रेजेंट हम यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप नहीं दे सकते, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप इस पेपर को नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो पब्लिक ऑफिसेस आर नॉट हेरिडेटरी इन नेचर, दे आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जब हम बात रिपब्लिक की करते हैं तो रिपब्लिक में हमारे पास जो चीफ मैसेज आता है वो आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का। जो ये पर्टिकुलर वर्ड है रिपब्लिक, ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बस समझा रहा है, ठीक है। ये इसका चीफ मैसेज है। इवन ये रिपब्लिक जो वर्ड है, क्योंकि हर सिटीजन की बात करी गई है, तो ये जो प्रिविलेज क्लासेस है इसके मतलब इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता। प्रिविलेज क्लासेस के जो प्रेजेंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी स्टैब्लिश करता है। तो आई गेस रिपब्लिक वर्ड का चीफ मैसेज क्या है, रिपब्लिक वर्ड से हम एग्जैक्टली क्या समझते हैं, ये इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ। रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब होता है, इसमें क्या है, पीपल सुप्रीम है, राइट। इवन जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट करने की पावर भी किसके पास है, लोगों के पास है। उसको इलेक्ट भी कौन करता है, एक आम जनता उसको इलेक्ट करती है, ठीक है। मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो भी सकता है। रिपब्लिक का जो चीफ मैसेज हमें देखने को मिलता है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टैब्लिश करने का है, ठीक है। कुछ पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसेस हैं उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी नेचर नहीं देखने को मिलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पब्लिक ऑफिसेस हर सिटीजन के लिए ओपन है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिपब्लिक वर्ड का। आई होप रिपब्लिक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब हमारा रिपब्लिक वर्ड क्लियर होता है फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड सॉवरन। काफ़ी बार देख लिया हमने इस वर्ड को कि ये जो वर्ड है सॉवरन, इससे हम क्या समझते हैं, सॉवरन। तो हम नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो सॉवरन है। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सॉवरन, इससे क्या समझते हैं। ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है कि ये जो वर्ड है सॉवरन, इसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसका जो मतलब होता है वो होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो टोटली इंडिपेंडेंट है और वो किसी भी तरीके का आर्बिट्री प्रेशर नहीं लेती है। हमेशा आर्बिट्री प्रेशर मतलब ऐसी कोई कंट्री प्रेशर डालने लगे। मान लो एक कंट्री है यूएस, ठीक है, यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए और अब इंडिया को जो है फोर्स कर रही है कि आप ये पर्टिकुलर डिसीजन पे साइन करो, लेकिन इंडिया जो है फ्री है, वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सॉवरेन कंट्री है, कंप्लीट फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने के लिए उसके पास, ठीक है। तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास अपनी
डिसीजंस को लेने के लिए पूरी फुल ऑटोनॉमी है, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट के, अपने नेशन के इंटरेस्ट को देखेगी पहले और फिर डिसीजन लेगी, ना कि किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन लेगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जब सारी कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, ये कहा जाता है कि कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग आर कंट्री इंडिया कंप्लीट सॉवरेन है, क्योंकि जो कंडीशन है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन इंटरनेशनल ट्रीटीज की, वो प्रेशराइज करती हैं कंट्री को कोई डिसीजन लेने के लिए, जो वो अगर ये प्रेशर ना होता तो कभी नहीं लेती। राइट, मैं बेसिक से इसको बिना कंफ्यूज करे आपको इसको डिफाइन करता हूं कि सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब कि अगर मैं एक सॉवरेन पर्सन हूं तो मैं अपने आप में फुल आजाद हूं। मैं अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहूंगा तो मैं ले सकता हूं जैसा मेरे दिमाग में आएगा। कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो मैं वो डिसीजन लूंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ब्रदर हैं, अगर ये लोग जो हैं ये मेरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते मेरा डिसीजन लेने के लिए, तो ही मैं सॉवरेन कंट्री, मतलब तो ही मैं सॉवरेन पर्सन हूं। अब हुआ क्या, मैंने इन सब के साथ एक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, मैं इन्होंने अपनी जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी, अब मैं इनका पार्ट हो गया, अब मैं इनका मेंबर बन चुका हूं। राइट, होगा क्या, इनकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ही ऐसी होंगी कि जब मेरे पास कोई डिसीजन लेने का टाइम आएगा तो ये मेरे को प्रेशराइज कर देंगे कि आप ये डिसीजन लो। अगर मैं इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करता तो शायद वो प्रेशर मेरे पास नहीं होता और ये जो डिसीजन मैंने लिया है ये शायद मैं नहीं लेता। माइट भी ये डिसीजन अच्छा हो, लेकिन देयर इज अ कंडीशन कि अगर ये प्रेशर ना होता तो मैं ये डिसीजन ना लेता। गलत और सही ये डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट बात है। राइट, तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में कोई भी कंट्री जो है वो कंप्लीट सॉवरेन नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में कोई भी कंट्री जो है कंप्लीट सॉवरेन नहीं है। लेकिन ये जो बात है कंप्लीट सॉवरेनिटी वाली, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग है। ऐसा कहा जरूर जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंडिया जो है अगर अपना कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो बिना किसी प्रेशर के लेती है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो शो कर रही है डिसीजन मेकिंग में, तो अगर कोई भी मान लो ये मैंने इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इस पर्टिकुलर ट्रीटी में। ठीक है, अब इंडिया ने देखा कि ये जो मुझे डिसीजन लेने को कह रहे हैं इसमें मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें मेरे देश का फायदा हो रहा है। ठीक है, बेशक ये हमें प्रेशराइज कर रहा हो, लेकिन मुझे तो पता है ये प्रेशराइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाँ ही करूंगा। मुझे लेकिन दिखा कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट है इसमें, तो मैंने इस डिसीजन को ले लिया। तो मैंने ये डिसीजन इनके प्रेशर में आके नहीं लिया, ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये डिसीजन मेरे लिए सही था। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सॉवरेनिटी का मतलब। ठीक है, तो सॉवरेन और रिपब्लिक आई गेस क्लियर होगा, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ये क्लियर होगा। रिपब्लिक जहां पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, सॉवरेनिटी वहीं पे ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ही बात करता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है। राइट, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के कुछ एक्शंस देखे कि जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की इस एरा में सब लोग कहते हैं कि कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, जो जितनी भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग दिस कंट्री इंडिया, सारी कंट्री सॉवरेन नहीं है। वहीं पर हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारी कंट्री भी सॉवरेन है। ठीक है, और फुल्ली सॉवरेन है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। अब एक वर्ड आता है सेक्युलर। ठीक है, ये तो नाम से क्लियर है कि भाई हमारे पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है कोई सा भी रिलीजन फॉलो करने के लिए। मैं कोई सा भी रिलीजन, कोई सी भी कास्ट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, सेक्युलरिज्म भी, अगर हम सेक्युलरिज्म की
बात करें डायरेक्ट, थोड़ा डेप्थ में इसकी बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जैसे हमें इंडिया में देखने को मिलता है, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। नेगेटिव सेक्युलरिज्म जैसे हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, तो इसका मतलब है कि भाई हम किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर हमारी कंट्री में 5 रिलीजन है तो ना तो हम किसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, मतलब किसी भी रिलीजन को ऐसे पर्टिकुलर प्रमोट नहीं करेंगे कि अगर हिंदुज्म है या फिर जैनिज्म है या फिर मुस्लिम है तो भाई मैं एक रिलीजन को ऐसे प्रमोट करे जा रहा हूँ। मैं किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन सबके पास इक्वल चांसेस हैं, मतलब कि सारे रिलीजन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ना तो रिलीजियस है, ना इररिलीजियस है, और ना ही एंटी रिलीजियस है। तीनों चीज़ें अपने आप में अलग हैं। रिलीजियस का मतलब हो गया कि एक धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा संगठित होना। इररिलीजियस का मतलब हो गया कि भाई मैं किसी भी रिलीजियस में नहीं मानता। एंटी रिलीजन का मतलब हो गया कि एक दूसरे में मैं देख रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर रिलीजन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्रांस की बात करें, इसमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया सारे रिलीजन को प्रमोट करती है बिना बायस होके, अनबायस होके ये सारे रिलीजन को प्रमोट करती है इक्वल वे में, ठीक है। सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, मतलब किसी भी रिलीजन को एज अ ऑफिशियल रिलीजन नहीं बता सकती। जैसे पाकिस्तान है, ये सेक्युलर कंट्री नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि भाई मैं वहां पे कोई रिलीजन ही नहीं है, मैं वहां पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई रिलीजन को मानता ही नहीं हूं मैं, ठीक है। तो वो भी अच्छा है, वो भी एक तरीके से अच्छा है। अब कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, वो टाइप हो गया नेगेटिव सेक्युलरिज्म का। तो फिर डिफरेंस क्या है सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलर कंट्री में। अब भाई नॉन सेक्युलर कंट्री अगर एग्जिस्ट करती है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ही रिलीजन को प्रमोट करती है, ठीक है। इनका ऑफिशियल रिलीजन एक ही है, एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगी, एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगी, और जो लॉज बनाएगी, अगर कंट्री में कोई भी लॉज, तो जो सेक्युलर कंट्री होगी, जो नॉन सेक्युलर कंट्री होगी, भाई वो उनका एक ही ऑफिशियल रिलीजन होगा, ठीक है। एक ही रिलीजन को वो प्रमोट करेंगे, और अगर कोई लॉ भी बना रहे हैं तो वो एक ही रिलीजन को ध्यान में रखते हुए कोई लॉ बनाएंगे, ठीक है। आई गेस सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट था, तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म हमने डिस्कस कर लिया, रिपब्लिक हमने डिस्कस कर लिया, सॉवरेन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। इनको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ हम ऊपर से इनका ओवरव्यू ले रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक को पूरा कवर करने में पूरा एक लेक्चर पर्टिकुलर डेडिकेट होता है, और अभी तक हमारा सिर्फ ये पहला ही क्वेश्चन था आज का, राइट। तो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक, अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सेम नहीं है। भाई रिपब्लिक में हम कहते हैं कि आम जनता का हित, ठीक है, और क्या कहते हैं कि इसमें भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। पब्लिक ऑफिसेस हो या कुछ भी हो, इसमें सारे सिटीजन्स का कॉमन हक है। डेमोक्रेसी, सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक, जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे रूल बाय पीपल हो, आम जनता रूल करे, ठीक है। मतलब एट द एंड जो आम जनता है यही डिसीजन मेकर है, यही डिसीजन मेकर है, ठीक है। आम जनता ही डिसीजन मेकर है। डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब होता है ये एक तरीके की पॉलिटी है जहाँ पे लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। किस चीज का पॉलिटिकल राइट है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, जो गवर्नमेंट को रन करेगा और अकाउंटेबल रखेगा,
तो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज अ सच फॉर्म ऑफ पॉलिटी where basic people enjoys equal political rights and elect their representatives who runs the government and hold them accountable. डेमोक्रेसी का भी वही, डेमोक्रेसी का मतलब है क्या? रूल बाय पीपल, मतलब एट द एंड पीपल ही तो डिसीजन मेकर हैं। अब ये रूल दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट वे में होगा या इनडायरेक्ट वे में होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट वे में हो रहा है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट में हो रहा है तो पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेगी जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब पीपल जब इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया तो इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और इनके बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपल के बीच में जो इन दोनों का कांटेक्ट कराती है, इन दोनों के बीच में जो न्यूज़ेस हमें देखने को मिलती है, वो इन दोनों के जो बीच का लिंक है वो है मीडिया। ठीक है, ये आई गेस डेमोक्रेसी के बारे में क्लियर हो गया। अगर इसको हम बहुत ओवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड। मीडिया जो है, इसको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि मीडिया जो है फोर्थ पिलर भी कहा जाता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का, फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वो आता है वर्ड सोशलिस्ट। अब ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इस सोशलिस्ट वर्ड से हम क्या समझते हैं, राइट? इसके बाद अब हमारे पास एक, अभी जब हम प्रियम्बल टॉपिक डिस्कस करेंगे तब इसको काफ़ी डेप्थ में लेंगे, डेमोक्रेटिक को, रिपब्लिक को, इन सारी चीज़ों को। अभी जस्ट ऊपर से एक वर्ड आता है सोशलिज्म। सोशलिस्ट से रिलेटेड हमने देखो डेमोक्रेटिक देख लिया, रिपब्लिक देख लिया, रूल बाय पीपल, पीपल आर द सुप्रीम अथॉरिटी, देयर इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हमारे इंडिया में होता है, नो देयर इज नो सिंगल रिलीजन प्रमोटेड, सॉवरन का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लास्ट वर्ड बनता है सोशलिस्ट। सोशलिज्म क्या है? बेसिकली सोशलिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं हमारी सोसाइटी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन सच अ वे टू सर्व द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। और ऐसा नहीं है कि ये तीन लोग हैं तो इसको इतने रिसोर्स दे दिए कि इसका पेट भर गया, राइट? या फिर इसको इतना दे दिया कि भाई, मतलब कॉमन जो वेल्थ है वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करती है। वहीं पे अगर हम बात करें रशिया की, यूएसएसआर की, तो वो मार्क्सिस्ट मॉडल फॉलो करती है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मॉडल फॉलो करती है जिसमें कंप्लीट नेशनलाइजेशन देखने को मिलता है। इंडिया जो फॉलो करती है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, जिसको हम फैबियन सोशलिज्म भी कह देते हैं। ये इतने भारी टर्म्स हैं अगर इनको मतलब इन टर्म्स को अभी के लिए सिर्फ नोट डाउन कर लें, क्योंकि सोशलिज्म का बेसिक मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई रिसोर्सेज जो है सोसाइटी में वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों ताकि पूरी सोसाइटी में जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाए और वेल्थ का कंसंट्रेशन एक हाथों में ना रहे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है सोशलिज्म, इंडिया का जो फैबियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है। देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 135 करोड़ प्लस है। ठीक है, अभी जो सेंसस होगा तो और एक्यूरेट डेटा आएगा, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ प्लस है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो इनइक्वालिटीज़ है रिच और पुअर की वो बढ़ रही है, मेल और फीमेल जो है इनके साइन बढ़ रहे हैं, और इतनी बड़ी कंट्री में सोशलिज्म जैसे करेक्टर को मेंटेन रखना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विच सर्व्स दिस इंटरेस्ट एंड वी फॉलो फैबियन सोशलिज्म, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, राइट? अब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक क्या होता है ये हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टुडे का, आज का,
कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। जब मैंने प्रियम्बल के बारे में बताया था कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी फेस है, राइट। कुछ नहीं है, मेर एक ऑर्नामेंट है जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है और कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है ही भाई, प्रीफेस है उसका, बुक में इंट्रोडक्टरी प्रीफेस नाम का एक पेज होता है, तो वो बुक का पार्ट नहीं होता क्या? वो बुक का पार्ट तो होता है बट हैज नो लीगल इफेक्ट। कुछ तो लीगल इफेक्ट होगा, इंटरप्रिटेशन के लिए तो शायद यूज होता है, नहीं। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो यहीं पे गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो इफेक्ट उनका है, लीगल इफेक्ट उनका है, वही प्रियम्बल का है, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब हमारे पास बचती क्या है? लास्ट स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ बिल्कुल है। लीगल इफेक्ट नहीं है, देखो लीगल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी लीगल इफेक्ट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक जैसे सिमिलर साउंड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे लीगल इफेक्ट के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। अदर पार्ट से इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब ये वाला आंसर हमारा सही क्यों है? लीगल, जब भाई कोई लीगल इफेक्ट नहीं है तो मतलब इससे क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। देखो क्वेश्चन जो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत पहले अराइज हो गया था। केशव नंदा भारती जो केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल जो है वो इनवायलेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये पावर का सोर्स नहीं है, ना तो लिमिटेशन का सोर्स है। इसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को ना तो लिमिट कर सकते, ना किसी सोर्स को पावर दे सकते। तो इसका जो लीगल इफेक्ट है, ठीक है, इसका जो लीगल इफेक्ट है वो है नहीं इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। मतलब ये हो गया, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब ये यहाँ से ये डिफाइन करना चाह रहा है कि भाई प्रियम्बल ना तो किसी के पावर का सोर्स है, ठीक है, और ना ही किसी के सोर्स किसी भी पावर या किसी भी सोर्स का लिमिटेशन है। अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो ना तो उस पर प्रियम्बल लिमिट इम्पोज कर सकता, ना उस पर्टिकुलर चीज़ को पावर दे सकता। तो इसका लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट है अदर पार्ट्स पे, इसीलिए ये आंसर सही है। प्रियम्बल का सिर्फ एक रोल हमें देखने को मिला था कि भाई प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन में मदद करता है अगर कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एम्बिग्यूटीज क्रिएट हो जाती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में किसी भी प्रोविजन में, तो वहाँ पे हम प्रियम्बल की मदद ले सकते हैं। इतना हो गया। अब प्रियम्बल से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं। लाइक केशव नंदा भारती केस हमने देखा, केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाए कि भाई जो प्रियम्बल है ना तो किसी भी, जो हमारा लास्ट ऑप्शन सही क्यों है, ठीक है, वो इसीलिए तो सही है, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन सही है वो क्यों सही है? क्योंकि जो केशव नंदा भारती केस 1973 हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा था कि प्रियम्बल जो है किसी भी पावर का, किसी भी सोर्स की ना तो पावर है और ना किसी भी सोर्स की लिमिटेशन है, ठीक है। ये चीज़ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में कह दिया था। और इसके अलावा कहा था कि जो प्रियम्बल है वो इनवायलेबल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इनवायलेबल पार्ट का मतलब सिंपल सा हो गया कि भाई ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, इन्फ्रिंज नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज। लेकिन केशव नंदा भारती केस से पहले 1960 में बर्बरी यूनियन केस हुआ था। 1960 में बर्बरी यूनियन केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अर्लियर 1960 में अगर ये क्वेश्चन हमारा 1960 से पहले पूछा गया होता तो हमारा ये होता है कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन
1960 के बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 1960 में कहा था बर्बरी यूनियन केस में कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आता है। LIC इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो प्रियम्बल है, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो करंट पोजीशन है प्रियम्बल की वो यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है अदर पार्ट्स पे, इंडिपेंडेंट नेचर। तो ये चीज़ हो गई। हमने 3 केसेस देखे। 1960 का देखा बर्बरी यूनियन केस, फिर उसके बाद 1973 का केशवानंदा भारती केस देखा, उसके 2 प्रोविजंस देखे। फिर उसके बाद 1995 का हमने LIC ऑफ इंडिया केस देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटीग्रल पार्ट है और इसका कोई ऐसा लीगल इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में फ़र्क क्या है। लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऑप्शन ए में डायरेक्ट बताया कि भाई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है मानते हैं, लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है मानते हैं, लेकिन आगे की पॉइंट कौन बताएगा, इंडिपेंडेंट है अदर पार्ट से, वो चीज़ कहाँ पे बता दी, यहाँ पे बता दी। ये कहाँ से उठाया हमने, 1973 में जो केशवानंदा भारती केस हुआ था उसमें सेकंड पॉइंट था वो यही मेंशन था कि जो प्रियम्बल है वो किसी भी सोर्स की ना तो पावर दे सकता, किसी भी सोर्स को ना लिमिट कर सकता, ठीक है। देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम प्रियम्बल से रिलेटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of thought, expression, belief। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हमारे प्रियम्बल में जो ये एस्पिरेशंस हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। आप प्रियम्बल का उठाओगे, प्रियम्बल में देखोगे तो जस्टिस किस किस चीज़ की है, जस्टिस इट शुड बी सोशियो, इट शुड बी इकोनॉमिक, इट शुड बी पॉलिटिकल, राइट। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिली, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हमें देखने को मिली, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हमें देखने को मिली, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। अगर यहाँ पे फेथ और वर्शिप होता तो वो आंसर सही होता। इकोनॉमिक पॉइंट हमने कहाँ यूज़ करा, जस्टिस में। देयर इज इकोनॉमिक जस्टिस। अगर यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस होता तो ये सही होता। अब यहाँ पे ये इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है तो ये गलत है। इकोनॉमिक लिबर्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। लिबर्टी का बेसिक से मतलब हो गया फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम है कि हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हमेशा हैं, ठीक है। जो चाहे वो जो है बिलीव सोच सकते हैं, जिस चीज़ को चाहे उसमें फेथ रख सकते हैं, जो चीज़ चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेचर क्या है हमारी स्टेट का, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ये क्या है, नेचर ही तो है हमारी स्टेट का। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमें अटेन करने, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस ऑफ सोशियो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड तीसरा, डेट ऑफ अडॉप्शन। अच्छा, जब हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ था, 1950 में, ठीक है, और अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये हमें डेट ऑफ अडॉप्शन भी हमारी प्रियम्बल में मेंशन है, और 26 जनवरी 1950 में ये इनेक्ट हो गया था,
राइट। तो इनेक्ट और अडॉप्ट में क्या डिफरेंस है, आई गेस ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई वो तो सीधा आंसर है, प्रियम्बल में ही रिफ्लेक्टेड है। प्रियम्बल में कैसे रिफ्लेक्टेड है वो बात करेंगे अभी, इसको काफ़ी उसमें डिटेल में, कि ये जो माइंड है, सॉरी ऑप्शन है कि द प्रियम्बल, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हाँ ठीक है। द माइंड में जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से देखने को मिलती है, वो प्रियम्बल से ही तो देखने को मिलती है। प्रियम्बल के अंदर हमारा सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिया है, और नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो नेचर ऑब्जेक्टिव्स वो माइंड मेकर्स के बारे में बताती हैं। जो बर्बरी यूनियन केस 1960 हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है, ये जो डेफिनेशन है पूरी द माइंड ऑफ द मेकर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की थी 1960 में इन बर्बरी यूनियन केस। उन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल वाज द की टू माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जनरल पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो आई होप आज का टॉपिक सारे क्लियर होंगे। हमने स्टार्ट किया इनेक्टमेंट से, कब ये इनेक्ट हुआ था उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगले लेक्चर में इसको फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद प्रियम्बल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो हमने देखा ये जो 1973 केशवानंद भारती केस और 1995 जो LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें हमने देखा कि कैसे जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विद हैविंग नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इससे मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि प्रियम्बल जो है ना तो किसी सोर्स को पावर देता है, ना उसकी पावर को लिमिट करता है। फिर हमने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी देखी, जस्टिस ऑफ सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन हमें देखने को मिली 26 नवंबर 1950, डेट ऑफ इनेक्टमेंट 26 जनवरी 1950। 26 इनेक्टमेंट की डेट थी 26 जनवरी 1950, और जो अडॉप्शन की डेट थी वो 26 नवंबर 1949 थी। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये स्टेटमेंट थी द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 1960 में जो बर्बरी यूनियन केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी थी, एंड प्रियम्बल इज द राइट आंसर फॉर इट। ओके, सो आई होप you enjoyed today's lecture, and for more such lectures just follow Brainipedia Skills, and thank you. Have a nice day.